इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 का स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि अभी आपने 8 क्लास में सुना था, मैंने छोटी सी चीज आप लोगों को बताई थी, शायद थोड़ा बहुत ध्यान में रहा हो। इलेक्ट्रिसिटी करा रहे हैं, डाउट्स नहीं है तो सुन लीजिए। आज इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं, सुनिए केवल। अगर आपका डिस्कस हो गया हो तो, और नहीं तो करो। तो one of the most essential part of life in today's world is electricity। हमारे आज के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजली है। अगर बिजली नहीं है तो हम कोई चीज को तुलना ही नहीं कर सकते। जितनी भी तरह की टेक्नोलॉजी है मोस्टली वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी काम नहीं करती। इट इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको कंट्रोल किया जा सकता है और सुविधाजनक है। जैसा चाहे वैसा कंट्रोल कर सकते। कितना ज्यादा हमको फ्लो कराना है इलेक्ट्रिसिटी का, कितना वोल्ट देना है, कितना ज्यादा देना है, कितना कम देना है, आसान है। ठीक है। इट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी लाइक हाउस होल्ड, कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री। उद्योगों में, गाड़ी व्हीकल्स में भी आ गई है सारी। कमर्शियल में आपको पता है व्हीकल चल कैसे रही है, वहां भी इलेक्ट्रिक प्लग लगा होता है तभी तो स्टार्ट होती है, चाबी घुमाने से। पता है ना आपको, बैटरी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। डीसी, एसी सब समझेंगे इस चैप्टर में आप। सो हर जगह आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी तो है, और हम चैप्टर के बारे में बताते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, थोड़ा धीरे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, सुन रहे बेटे, ऐसे नहीं प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर जो होगा उसका रेजिस्टेंस किस तरह होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ये सारे के सारी चीजों के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। ठीक है, और बहुत चैलेंजिंग। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी which is defined by express or deficiency of electron on a body। ठीक है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फिजिकल एंटिटी। ये फिजिकली होता है, किसी भी चीज में हम दे सकते हैं। which is defined by express or deficiency of electron on a body। किसी पर इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, आपको मैंने एटम वाला चैप्टर पढ़ाया था, उनको पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तुम लोग को पढ़ाया था क्या ये? अच्छा सॉरी, 10th का पूछ लिया, वैसे 9th में पढ़ाया होगा। तो नेगेटिव होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे मैंने आपको बताया था ना, जो पूरा वो कॉलम्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बताया। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, किसे? हाँ, तो ये जो जितने भी तरह के आपको ये दिख रहे हैं एटम्स के ही तो हिस्से ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बीच में चार्जेस का जो डिफरेंस है, उस चार्जेस के डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। मैंने आपको बताया था, जहां पॉजिटिव होगा उधर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, और दोनों चीज पॉजिटिव होगी तो फ्लो होगा कैसे। बिजली में, बिजली के तार में प्लस और माइनस का तो कनेक्शन होता है। बैटरी देखी हुई है आपने, सेल देखा है, वहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक बना होता है। क्योंकि जब तक डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस मतलब पता है क्या, ये ढाल, स्लोप। स्लोप कैसा बेटा, देखो अलग अलग चीजें मैं आपको समझाऊं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। अगर दोनों नेगेटिव हो तो फ्लो नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव हो तो फ्लो नहीं होगा। हवाएं जो चलती हैं,
हवाएं जो चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो नहीं हो सकता, हवाएं भी नहीं चलेंगी। तो हर चीज यहाँ एक हमेशा डिफरेंस ही मूवमेंट का जरिया होता है। मूवमेंट का कारण क्या होता है? वो डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा है, इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगी जब एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। A body is said to be negatively charged if it gains electron. कोई भी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन ले रही है, इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव मतलब कि खाली जगह थी, इसलिए वो चार्ज ले रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रही है, सॉरी। एंड एबोनाइट रॉड रब्ड विद फर एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। एबोनाइट की जो रॉड होती है, एक मटेरियल होता है एबोनाइट, उसको जब रब करेंगे किसी भी फर से या रोए से, मतलब कि उलन से, तो क्या होगा? वो नेगेटिव चार्ज ले लेगा। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। अब जो कोई भी बॉडी हो, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन ले रही है, इसका मतलब कि नेगेटिवली चार्ज थी। इसने इलेक्ट्रॉन लिया मतलब कि ये नेगेटिवली चार्ज था, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? इसलिए क्योंकि जिसके पास होगा वही तो देगा ना। पॉजिटिव मतलब होता है उसके पास, वो देता है, और नेगेटिवली चार्ज मतलब कि उसके पास है ही नहीं, इसलिए वो बाहर से ले रहा है। क्लियर है ना? देखो, इफ ये तो हो गया एग्जाम्पल, अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स पॉजिटिवली चार्ज। एबोनाइट की छड़ को जब आप रब करते हो तो एबोनाइट की छड़ पॉजिटिवली चार्ज रहती है पहले से, ठीक है। एबोनाइट की जो छड़ है, जब सॉरी, तो वो क्या करती है? नेगेटिव चार्ज ले लेती है। और जब ग्लास की कोई ट्यूब हो, उसको रब करोगे आप सिल्क से, तो पॉजिटिव चार्ज लेती है। समझ में? एबोनाइट की रॉड को जब फर्श, एबोनाइट की रॉड होगी कोई चीज है, उसको अगर उलेन कपड़े में अगर रब करेंगे आप, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एबोनाइट की रॉड पे। और वही ट्यूब जो होती है, कांच की ट्यूब जो होती है, पाइप से नहीं होती है, उसको अगर रब करोगे आप सिल्क के कपड़े के साथ, सिल्क के साथ, हाँ, रब करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? एबोनाइट की रॉड पे ठीक है, बता दो, अभी आइडिया नहीं है मेरे को। अरे वो तो देखने में लग रहा है, अभी तो देखिए कहां से कहां पहुंचेगा। पहला पेपर है उसमें सारे चैप्टर। अब चिंता मत करो, मैं नजर रखी हुई हूँ, ठीक है। देखो, यहां तक तो समझ में आ गया आप लोग को, जहां तक मैंने समझाया, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें आई? पॉजिटिव या नेगेटिव आई ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी चीज पे है तो उसका एसआई यूनिट, मतलब कि किस एसआई यूनिट क्या होती है, उसको कहते हैं कूलम्ब। COULOMB, कूलम्ब। तो मतलब कि जिसपे जितना चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको उतना कूलम्ब कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और कूलम्ब रेफर्स टू सी, कैपिटल सी से कूलम्ब हम लिखते हैं। तो कूलम्ब किसका यूनिट है? ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का। समझ में आ गया बात? ठीक है, सारा रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं, आप घर पे भी देख सकते हो। तो देखो, the total charge acquired by a body is an integral multiple of magnitude of charge on a single electron. This principle is called quantitation of charge. क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। मेरी बात समझ, कहने का मतलब है द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, किसी बॉडी ने, किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी चीज ने टोटल जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज लिया है, पॉजिटिव लिया हो, नेगेटिव लिया हो, कुछ भी लिया हो,
जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज लिया है उसने इज एन इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन is an integral multiple of magnitude of charge on a single electron। मतलब कि क्या हुआ बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा उसी को मल्टीप्लाई करके हम पता लगा लेंगे कि उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है। बात समझ में आई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट, और उसके हिसाब से तो पहले हम एक इलेक्ट्रॉन का पता लगा लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज था, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करके हम पता लगा लेंगे कि टोटल के ऊपर चार्ज कितना है। मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं, चिंता नहीं करो। सपोज दैट द प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। इसको क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से रेफर करते हैं, छोटा ई, इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। याद रखिए, ये फॉर्मूला आगे बहुत काम है भी इसका हम लोगों को। और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एन मतलब इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू NE इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एक सेकेंड, अब जो चार्ज होता है उसको N से रेफर करते हैं, छोटे n से, स्मॉल n से, इलेक्ट्रॉन को E से करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो इज इक्वल टू प्लस 1.6 हाँ भी है थोड़ा बहुत, तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो प्लस मतलब कि पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम उस पे होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, ये आपको पता चल गया। और न्यूट्रॉन पे तो पता है ना, कोई चार्ज नहीं होता, क्लियर ही होगा, बताओ, इसलिए उसका नहीं बताया गया आप लोग, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया, ठीक है। अभी बस रफली बता रहे हैं, कल आप लोग को और भी अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि मैं इसको प्रिपेयर नहीं करके लाया था, नोट्स इसके जो भी है, ये तो केवल इससे काम नहीं चलेगा, ये चैप्टर इससे नहीं हो पाएगा, ये केवल बेसिक के लिए, इसमें और भी ज्यादा हमको डीपली करना है। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिफाइंड as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor in unit time। किसी यूनिट टाइम के अंदर, एक मिनट में, एक सेकेंड में, कुछ भी हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसी यूनिट टाइम में, दिया गया टाइम कुछ भी हो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन मतलब बताओ, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस होने के कारण, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होने के कारण, जिसको कि क्रॉस सेक्शन कहेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के कारण एक यूनिट टाइम में जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मान लो यहां पर 2 या 20 सेकेंड्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो होता है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब इसको डिराइव करके अच्छे से और बताया जाएगा, तो इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो Q, इफ Q अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम t, अगर कहा जाए
कि Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को मान लो Q, कि ये कोई है एबीसीडी में कुछ भी हो सकता है, कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और टाइम T, टाइम क्या दिया हुआ है T में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। तो इसको किस तरह लिखेंगे देखिए, लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट रेफर्स टू आई, ठीक है, बिग आई इक्वल टू चार्ज, जिसमें बेटा क्यू में रेफर्स टू स्मॉल क्यू, चार्ज को इस ब्रैकेट में दिया तो मतलब स्मॉल क्यू से रेफरेंस करते हैं, अपॉन टाइम स्मॉल टी। अगर इलेक्ट्रिक करंट का पता करना है तो जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज आया है उसको ऊपर रखो, और जितना टाइम उसने लिया है इस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में, उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने में उससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो ऊपर 20 कूलम हो और नीचे 10 सेकेंड्स हो, तो इस तरह निकल जाएगा। बस मेरे इसमें अलग डेसिमल में आएगा सब कुछ, मैं तो सिंपल करके बताया आपको। देखिए, when n is equal to number of electron flowing through the conductor, देखो बेटा, अब जो चार्ज होता है हमारा, जो ये चार्ज है इसको हम लोग स्मॉल n और स्मॉल e भी लिख सकते हैं। स्मॉल e बताता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल n रेफर्स टू नंबर। तो मतलब कि चार्ज का मतलब क्या है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है, यही तो चार्ज है। तो चार्ज लिखो या एन लिखो, बात समझ में आ गया? ठीक, तो चार्ज के लिए आप क्यू रेफर्स कर सकते हैं या स्मॉल एन और ई भी रेफर्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये यहां तक समझ में आया आप लोग? आपने जितनी बार भी रिवीजन करनी होगी, वीडियो इसीलिए बना रहे हैं, कोई टेंशन की बात। अब जो भी चैप्टर में पढ़ाता हूं पहले आप उसकी वीडियो जरूर घर पे जाके देखो, सब्र रखो, थोड़ा देखो, आपको जरूर ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा था उसका एसआई यूनिट क्या था? कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम था, लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। क्लियर है? ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne, ये नंबर को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो होगा, इसलिए उसको दिखाया गया है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एम्पियर कहते हैं, नेम्ड इन ऑनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रयू मैरिक एम्पियर। एंड्रयू मैरिक एम्पियर के नाम पे जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, देखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। 9th क्लास में भी बच्चों को मैंने मोशन कराया है, उनको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से पता है। तुम बताओ स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं और वेक्टर? तुम बताओ। डिस्टेंस, डायरेक्शन बोलना। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, पिछली बार आप लोग को अच्छे से नहीं पढ़ा पाया। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन हो, और स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना हो, केवल मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा। ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक हमारी स्केलर क्वांटिटी, जिसको स्केल पे मेजर कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, डायरेक्शन जिसमें नहीं। व्हेन 1 कूलम, देखो बेटा आप ध्यान देना, फॉर एग्जांपल व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज
अगर फ्लो करता है, फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के थ्रू, मतलब कि कोई इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू, कुछ के भी थ्रू, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो करता है, ठीक है, ओके, इन 1 सेकेंड, और टाइम बेटा कितना लगा उसको फ्लो करने में, टाइम लगा 1 सेकेंड का, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। किस तरह से, देखो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज था, उसको टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि जो कितना एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, कितने एम्पियर का था, 1 का। किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूं। स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट आर मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड मिली माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू, ये तो रहने दो, पहले वो मैं समझा दो। अब उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, अगर 1 से ज्यादा होगा तो उसी हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। 1 एम्पियर इस तरह, मैं देखो बोर्ड पे लिख के दिखा देता हूं आपको, वीडियो में तो दिख जाएगा। वन एम्पियर इसका टू कितना होगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा ऊपर लिखते हैं, याद है ना आपको, तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है और फ्लो कितने टाइम हुआ है, तो ये अगर ऐसा हो तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट लिखते थे ना लोग, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। आगे देखिए, स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट आर मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को कहते हैं एम्पियर से भी छोटा। आगे अब मैं कहूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आप समझ रहे हैं, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, और किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन वो कराए जाएंगे, धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा कैसे न्यूमेरिकल स्केज आते हैं, कैसे डेरिवेशन होता है, सब कुछ का। अभी तो पहले ये चीज जान जाओ, टर्म क्या क्या है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज opposite to the direction of the flow of electron, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस in an electric current, the current flow from positive terminal of the cell to the negative terminal, पहले बता दिए। प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, ये क्लियर है। आगे देखिए, फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। अब हमारे सामने सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल ये बिजली की तार है, जो दिख रही है हमें, इलेक्ट्रिक वायर। इनसाइड अ सॉलिड, किसी सॉलिड के अंदर, ठीक है, द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर वेरी क्लोजली टू ईच अदर। किसी भी सॉलिड चीज में बेटा, वो सॉलिड क्यों है, क्योंकि उसके जो एटम्स है बहुत टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे से ज्यादा बीचों बीच नजदीक है। इसीलिए दीवार पे सब जब सर मारते हो, दीवार पे जब सर मारते हो आप, तो आपको क्या होगा, चोट लगेगी। लेकिन जैसे ही अगर आप पानी पे अगर माथा मारोगे तो नहीं होगा, जैसे मैंने इसे पीछे किया, हवा में चोट नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फैले हुए। लेकिन आप जाके दीवार पे सर मार के आओ, चोट लगेगी। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ जी। तो देखिए, inside a solid, the atoms are packed together very closely to each other, but electrons are able to travel through the solid crystal as if they were in vacuum.
लेकिन देखिएगा, हेलो जी, हो गया है मनसू का काम। ठीक, देखिए बेशक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो हार्ड सब्सटेंस भी, सॉलिड भी चीज है, उनके एटम्स नजदीक होते हैं, लेकिन जिस तरह वैक्यूम में जहां पर बिल्कुल कोई भी संगठन नहीं होता एटम का, जिस तरह वहां पे फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, उसी तरह यहां पर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है सॉलिड के अंदर भी। इलेक्ट्रॉन को किसी भी चीज के टाइटली पैक्ड और लूजली पैक्ड से कोई मतलब नहीं। क्लियर है? मैं इलेक्ट्रिक वायर की बात कर रहा हूं आपसे। इलेक्ट्रिक वायर के अंदर तार किस चीज की होती है? या तो एल्युमिनियम की होगी या तो कॉपर की होगी, यही होगी ना, वो तो सॉलिड होती है। और सॉलिड में कैसा एटम होता है? टाइटली पैक्ड, एक दूसरे से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो बेशक टाइटली पैक्ड हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो में उससे कोई भी असर नहीं पड़ता। क्लियर है? अब देखो, when a steady current flow in a conductor, ठीक है, steady current flow in a conductor, then the electrons in it move हेलो, हाँ जी, हाँ बेटा बिल्कुल टेस्ट होगा। दीपांशी बोल रही है बेटा, आपको जो 10 ईयर दिया है ना मैंने उसका, हाँ मैंने ग्रुप पे भेज तो दिया है वैसे। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, भेज दूंगा। देखिए, व्हेन ए स्टेडी करंट फ्रॉम फ्लोज इन अ कंडक्टर, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को अगर किसी कंडक्टर में फ्लो करा देते हो, जैसे बिजली की तार है, आपने इलेक्ट्रिक करंट वहां से स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, then the electron in it move with a certain average drift speed. Drift speed means the constant speed of the electron inside the conductor with which they move under the effect of external electric supply of an order of 10 to the power minus 4 meter per second. आप किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराओगे, तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, जो स्पीड होगी फ्लो करने की, वो क्या होगी? 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10 मीटर से ज्यादा की ओर चलेगा। 10 टू द पावर माइनस 4 है तो 10 मीटर नहीं, 10 को फिर माइनस 4 मतलब उतना मल्टीप्लाई करो, बहुत ज्यादा स्पीड होगी ना। दस फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस करंट इन अ वायर। और इस तरह से, और पता है क्या, जैसे आपने वहां मूव किया तो वहां से इलेक्ट्रॉन वहां तक गए। आपने यहां बिजली का तार पकड़ना नहीं, मैं बता रहा हूं। अगर आपने वहां स्विच ऑन किया और तुरंत वहां बिजली चली गई, क्यों चली गई? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन उतनी स्पीड में वहां पर पहुंचा। बात समझ में आ रही? तो इसको कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर। एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, ये चार्ज होता है, वो इसी तरह से फ्लो करता है। समझ आ रहा है? देखिए, एमीटर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। एम्पियर मैंने आपको बताया था, किसका ऐसा यूनिट है? तुम बताओ, क्या बोल रहा है? एम्पियर किसका एसआई यूनिट है? किसको मेजर करते हैं एम्पियर? इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही। और इलेक्ट्रिक चार्ज को? कॉलम नहीं होते, गुलाम करते। तो एमीटर, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, कितने वोल्ट का जा रहा है। आपने देखा होगा ना, जो मैकेनिक होते हैं, जो मैकेनिक मतलब कि टेक्नीशियन होते हैं जो बिजली का काम करते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन जिसको करते हैं, वो एक मशीन रख लेंगे, उसपे ना सुई लगी होती है इस टाइप की निडल,
और दो है ना, एक यहाँ पर और एक, दो सर्किट को टच करके देखते हैं और देखते हैं कि कितना वोल्ट वो आ रहा है, फिर देखते हैं कितना, और नहीं आ रहा है तो फिर इसको सोल्ड करके वहां पे समझते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा है, इसलिए वहां पे सोल्ड कैसे पता लगाते हैं, वहां पे टेस्टर काम नहीं आएगा। एमीटर, it is a flow resistant device which is always connected in series with the device through which the current is to be measured। इसमें दोनों जो सीरीज होती है वो कनेक्ट होती है एमीटर के अंदर, और जैसे हाँ, एमीटर कैसे काम करेगा, जैसे मान लो ये दो चीज हो गई, मैंने यहाँ देखा और इसको देखा दूसरे सर्किट को, या इसको एक बार इसको टच किया एक बार दूसरे किया, देखा कि दोनों के बीच में फ्लो हो रहा है, और वो नीडल पे चेक करते हैं, सॉरी स्क्रीन होती है ना छोटी सी, वो देखते हैं कहाँ वो सुई घूम रही है, कितने पे घूम रही है। अ करंट, अब देखो बेटा आप कैसे इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। अ करंट ऑफ 150 मिली एमीटर, मिली एमीटर ये ना, एक सेकंड, मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, ठीक है, फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट। एक सर्किट है, एक वायर है, उसमें 2 मिनट के लिए आपने क्या किया, 150 मिली एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा दिया, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आपने छोड़ दिया, फ्लो होने दिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो अब आप पता लगाओ कि उसमें कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराया गया था। सिंपल है, आपको पता है हम डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही सेम कैलकुलेशन। क्या करेंगे, करंट रेफर्स टू आई 150 मिली एम्पियर इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। एक एम्पियर में कितना लगता है, सॉरी एक मिनट में, सुन तो लो, एक एम्पियर कितने के बराबर होता था, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर दिया था ना, मैंने बताया था आपको, कहाँ गया वो, 10 कितना था, -3, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, और 150 है तो 150 टू 10⁻³ कर देंगे, आ जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद टाइम 2 मिनट का लगा, तो 2 मिनट का हमेशा याद रखिएगा, हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 मिनट का है तो 2 × 60 120 सेकेंड हो गया, टाइम हो गया 120 सेकेंड, आपका करंट हो गया 150 इंटू 10⁻³ एम्पियर। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज रेफर्स टू NE, स्मॉल NE और स्मॉल q, कुछ भी कर सकते हो, इक्वल टू व्हाट, Q इक्वल टू आपको पता है I इंटू T। इलेक्ट्रिक करंट, देखो बेटा हम आपको बोर्ड पे दिखाते हैं, आप लोग तो मैथमेटिक्स में तो आप लोग कर ही लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू, सॉरी Q नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या लिखा था हमने, नहीं वो नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को I से रेफरेंस कर रहे थे, इसका टू क्या था, Q/T। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, तो Q को क्या करेंगे, हम उधर ले जाएंगे और T को, I को इधर लाएंगे, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, समझ में आ गया। Q क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये निकालना है। टाइम है हमारा 120 सेकेंड्स, और I रेफर्स टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कितना है, 150 इंटू -3 एम्पियर, ठीक है ना। चलो $120 लिखा ना मैंने, ठीक है। अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज रेफर्स टू Q इक्वल टू 18, ठीक है, 18 कूलम, ये 18 कूलम के बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। पूरा कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से पूरे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो 18 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट। अब ये मत करना कि सर कैसे, भाई तो कैलकुलेट तो कर ही लेंगे आप,
18 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट। तो हमको इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ था, तो पता लगा लिया ना कि कितना चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज 18 कूलम के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम में, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर। वेरी गुड। आज बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है।